जिसका भी मून छठे घर में होगा, ऐसे में अगर मम्मी ज्यादा बोलने वाली होगी तो जितना वो बोलेंगी उतना मामा दुखी होगा। मून हाउस में बैठा है, वो अपनी पहली शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, चौथी शादी कर ले, सास नहीं, शादी टिक जाएगी, सास बहू की नहीं बनेगी। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं कि दाल चावल चीनी वाले उपाय नहीं बताते, दाल दे दो, चावल दे दो, चीनी दे दो। मैं नहीं बताता वो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उससे होता कुछ नहीं। आपको जब तक कोई रेमेडी आपके साइकोलॉजिकल इमोशंस को, आपकी साइकोलॉजी को चेंज ना करे, तब तक वो रेमेडी काम नहीं करती। 2-2.5 साल के बाद मेरे पास फ़ोन आया तो कह रहे हैं सर, मैंने आपसे 2.5 साल पहले प्रेडिक्शन ली थी और आपने जो है रेमेडी बताई थी कि मदर इन लॉ से अलग हो जाओ तो डिवोर्स नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, बताया था मैंने। तो कह रहे हैं सर लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट हरदोस ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक पॉडकास्ट में। एक्चुअली ये पॉडकास्ट तो नहीं कहेंगे, इट इज़ अ मास्टर क्लास, क्योंकि पहले हमने जो जाना था वो BNN के बेसिक एक ओवरव्यू जाना था, लेकिन आज हम समझेंगे BNN से 1 मिनट प्रेडिक्शन कैसे पॉसिबल है, क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एंड आज आप सीखेंगे BNN से आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। तो आज इन सब के बारे में जो हमें समझाने जा रहे हैं, जो सिखाने जा रहे हैं, वो है राजीव अरोड़ा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी सारी मोडालिटी में काम करते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सर जितनी बार मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक, अलग सेशन सा हो जाता है, एक अलग माहौल हो जाता है। तो आज आप हमें सिखाएंगे बेसिकली कि BNN से 1 मिनट प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है, राइट? हाँ, आज हम थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं। आज का जो ये सेशन है हमारा, जो भी देखेगा वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। बिल्कुल। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। पहले हम लोगों ने थोड़े थोड़े इशारे जैसे दिए थे, क्योंकि टाइम कम होता है, तो आज हम चाहे कम पॉइंट्स पे बात करें, लेकिन एलैबोरेट उसको अच्छे से करेंगे, सो दैट आप पत्री में किसी भी चीज को 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर सको। बिल्कुल सही। कहने को तो ये 1 मिनट की है, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। यस, आप लोगों को ऐसी ऐसी टेक्निक्स आज मैं बताऊंगा और इसको मैच करा के दिखेगा। बिल्कुल। थोड़ा एलाबोरेट करूंगा सो दैट क्या होता है कि पूरा आंसर आपको आ जाए। नहीं तो क्या होता है, हम 1 लक्षण या 2 लक्षण बता देते हैं तो उसमें फिर पूरा आंसर कवर नहीं हो पाता। तो आज की हम इसको पॉडकास्ट कम मास्टर क्लास की तरह ट्रीट करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, पूछिए आप अपना सवाल पहला। तो सर अगर हम बात करें कि अगर 6th हाउस में मून है तो क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे? 6th हाउस में मून जी। मून BNN में मम्मी के बारे में बताता है जी। मून आपको चीटिंग के बारे में बताता है। ठीक है, मून आपके इमोशंस हैं उनके बारे में बताता है। तो जिसका भी मून छठे घर में होगा, जो जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी पत्रियों में देखिए, अगर आपका छठे घर में मून है, मैं घर की बात कर रहा हूँ जी, उनकी मम्मी रोज अपने मायके में अपने भाइयों को, भाभियों को रोज सुबह सुबह एक फोन जरूर करेंगी। अच्छा। चाहे वो गप्पे मारने के लिए करें, लड़ने के लिए करें, या कुछ भी करें, उनका डेली बेसिस पे एक ना एक कॉल कनेक्ट किसी भी माध्यम से उनका जरूर होगा। अपने घर से उनके मायके में कोई ना कोई एक मेंबर जिसका चार्ट है, उसकी मम्मी का मायका, मतलब क्या हो गया, नानका हो गया, है ना। तो नानके में कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर ऐसा होगा जिसको इमोशनल इश्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा छठे घर में अच्छा नहीं होता, इसलिए घर में कोई ना कोई, मामा के घर में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होगा। ओके। अब वो किसी के साथ भी हो सकता है। मामा में से कोई ना कोई एक मामा होगा जो बहुत दुखी होगा, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इमोशनल इश्यूज घर में होंगे। अनफॉर्चुनेट इसमें ये है कि मामा के परिवार में, मतलब नानके में, आप अगर अपनी 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे देखेंगे तो किसी ना किसी की पेनफुल अननेचुरल डेथ हुई होगी। अच्छा। 2 जनरेशन 3 जनरेशन में अगर आप पीछे देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके। ऐसे में अगर मम्मी ज़्यादा बोलने वाली होगी, मान लीजिए मेरी मम्मी है जी। और वो बहुत टॉकेटिव है, वो बहुत बोलती हैं,
तो जितना वो बोलेंगी उतना मामा दुखी होगा। अच्छा। क्योंकि ये एक सूत्र है जो रिसर्च करके जो है निकाला और बहुत सारे लोगों पे इसको टेस्ट किया। अगर माँ चुप रहती है, कम बोलती है, तो मायका सुखी होगा। और अगर माँ ज्यादा टॉकेटिव है, ज्यादा बोलती है, तो मायका दुखी होगा। ओके। आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं सामने, इनमें से कोई भी अपनी पत्री में चेक करके देख ले। दैट इज इंटरेस्टिंग, कुछ नया सीखने कुछ को मिल रहा नया है। अब आप पूछोगे इसकी रेमेडी क्या है? बिल्कुल सही। लोग रेमेडीज के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। मम्मी को बोलो थोड़ा कम बोले। जितना मम्मी कम बोलेंगी उतना मामा सुखी होगा। ओके। जितना मम्मी ज्यादा टॉकेटिव होंगी उतना मामा लोगों में से कोई ना कोई, नानके में से कोई ना कोई दुखी होगा। मामा लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं आएगी अगर माँ ज्यादा बोलेगी तो। बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन का एक तरीका है कि आप कैसे उसमें से कुछ निकाल के बता सकते हो। ओके। कितनी देर लगेगी आपको इसको देखने में? हार्डली 1 मिनट। नहीं, 1 मिनट कैसे लग जाएगा? चंद्रमा छठे घर में ही तो देखना है और D1 चार्ट में देखना है। हम तो कहीं और देखते ही नहीं। ओके। हमने तो सिर्फ D1 देखना है, D9 D10 तो हम देखते ही नहीं। तो ये देखने में 30 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बहुत है। बहुत है। इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। नहीं। बस फिर हो गई 1 मिनट प्रेडिक्शन। आपके नानके के बारे में बता दो। और देखिए, पता है क्या होता है, आपके पास जो आया है कोई पूछने के लिए, उसको आप एक बात सही बता दो, उसका विश्वास जम जाता है। उसको लगता है कि हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ। और जब आप इस तरीके से प्रेडिक्शन करोगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल सही। क्योंकि ये वो बात है जो शायद वो किसी और से नॉर्मल लाइफ में डिस्कस नहीं करता कोई, कि मेरे मामा का ये हाल है, मेरे मम्मी के मायके में ये हाल है, मेरी मम्मी ज़्यादा बोलती है या कम बोलती है। ये कौन बात करता है आपस में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं करता ना। लेकिन आप पत्री से देख के बता दोगे तो एकदम से आपको फर्क पता लग जाएगा। अगर आपके मामे सुखी हैं तो नोट करिएगा आपकी मम्मी बोलती बहुत कम होगी। अच्छा। मम्मी ने ज़्यादा बोलना शुरू किया, मायके में गड़बड़ होनी शुरू हो गई। अच्छा। यही रेमेडी है। मम्मी को बोलो थोड़ा शांत रहे, ओके। कम बोला करे। ठीक है, ये हो गया मून इन 6th हाउस। अब मून को 7th हाउस में ले आते हैं। मान लीजिए किसी का मून 7th हाउस में बैठा है। 7th हाउस हस्बैंड वाइफ का पर्सनल स्पेस है, वहां पे मून आ गया। इस शादी से मम्मी खुश नहीं होंगी। ये दोनों पति पत्नी से माताजी खुश नहीं होंगी। खास तौर से जब वो दोनों एक साथ बैठे होंगे तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। कह सकते हैं कि उनकी मर्जी के बिना ही शादी हुई है। उनको पसंद नहीं है। आप कैसे भी उसको ट्रांसलेट कर लो, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है। अच्छा। बहू पसंद नहीं आएगी। खास तौर से जब बहू बेटे के साथ बैठेगी तब तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। मम्मी को उसी समय में कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ। अब मान लीजिए ऐसा नहीं है तो फिर कहीं और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। तो आपकी जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब लड़के के लिए उसकी वाइफ है ना, लड़की के लिए उसका हस्बैंड, स्पाउस हो गया। एग्जैक्ट। तो स्पाउस जो है वो नेचुरल अलाइनमेंट नहीं होगी। कैसे? मान लीजिए लड़के का चार्ट है और 7th हाउस में मून बैठा है, तो लड़की की आयु लड़के से ज्यादा हो सकती है। अच्छा। या लड़की अपने हस्बैंड को मदर की तरह, जैसे मदर एक बच्चे को ट्रीट करती है, वाइफ विल ट्रीट हर हस्बैंड लाइक अ चाइल्ड। वो उसको हस्बैंड नहीं समझेगी, बच्चा समझेगी। वो एक फिल्म थी उसमें डायलॉग था ना, वो बोलती थी अब मेरा बच्चा, अपने हस्बैंड को बोलती थी। ये मून इन 7th हाउस का गुण है। ओके। ये अगर ऐसे बोलते हैं तो ये रेमेडी हो गई। अच्छा, यही रेमेडी यही है। रेमेडी है। आपको वो प्लैनेट जो वहां पे बैठा हुआ है, आपको उस प्लैनेट की बात माननी पड़ेगी। ओके। आप नहीं मानोगे तो वो प्लैनेट आपको तंग करेगा, सही बात। आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको प्लैनेट की बात मान लेनी है। ठीक है, ये है नेगेटिव प्लैनेट का पॉजिटिव उपयोग। बिल्कुल सही। ठीक है, अब मून आपको 7th हाउस में बुरा लग रहा है। अब इसका पॉजिटिव यूज क्या है? अपने हस्बैंड को आई मेरा बच्चा, जैसे वो सुष्मिता सेन एक मूवी में बोलती थी, याद है? गोविंदा की मूवी में जी। तो वो क्या है, वो अपने हस्बैंड को बच्चे की तरह बोल रही है। तो अपने आप को वो क्या प्रिटेंड कर रही है? एज अ मदर, मेरा बच्चा। और कौन बोलता है मेरा बच्चा? हस्बैंड को कोई मेरा बच्चा बोलता है? लेकिन 7th हाउस मून होगा और आप ऐसे बोलोगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल।
लेकिन 7th हाउस का जो मून है वो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताता है। जैसे अगर मान लीजिए 7th हाउस में किसी के मून बैठा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक जो है वो मदरली बिहेव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि मून वहां पे बैठा हुआ है और उसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। ओके। अब एक से किसी के चार्ट में था, लड़के के चार्ट में था, तो उससे पूछा कि भाई तेरी मैरिड लाइफ कैसी है, तो उसने बोला अच्छी है। अच्छी तो नहीं दिख रही, 7th हाउस में मून बैठा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई ट्रीट हर लाइक माई मदर। जैसे माँ का आदेश है मानना ही पड़ता है, ऐसे जो बीवी कहती है मानना ही पड़ता है ना। तो जो मानना पड़ेगा सो मानना पड़ेगा, क्योंकि आप लिखवा के लाए हो। जब आप इसको नहीं मानोगे तभी तकलीफ देगा, अगर मान रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं है जी। ऐसे ही सन इन 7th हाउस का होता है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, क्लास में हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे, 7th हाउस में सन मैरिड लाइफ को खराब करता है। ओके। ठीक है, जिसका भी होगा 7th हाउस सन मैरिड लाइफ खराब होगी। तो मेरे एक स्टूडेंट ने अपने किसी दोस्त की पत्री में देखा, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था, तो उसकी पत्री में 7th हाउस में सन था और वो उसको बोल रहा है यार तेरी पत्री में 7th हाउस सन है, तेरी मैरिड लाइफ कैसी है, दिखाता तो तू बहुत अच्छी है, स्टोरी क्या है? बोला नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है। फिर उसको जब थोड़ा उसने प्रेस किया कि भाई बता तो सही अंदर की बात क्या है, दोस्त है तो पूछ सकते हैं, तो उसने बोला मेरे ना 3 बच्चे। तो उसने बोला 3 बच्चे, तेरे तो 2 बच्चे हैं जहां तक मुझे पता है, ये तीसरा कहां से आया? तो उसने बोला तीसरा मेरी बीवी है, आई ट्रीट हर लाइक माई डॉटर। तो मैं कौन हो गया? फादर हो गया। 7th हाउस सन, यू नीड टू ट्रीट योर वाइफ लाइक अ डॉटर। ओके। ये रिश्ता तभी चलेगा, नहीं तो इस रिश्ते में खराबी आएगी। ठीक है, ये साथ साथ आप लोगों को प्रेडिक्शंस भी दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन के साथ साथ रेमेडी भी दे रहा हूँ, और रेमेडी को बहुत मुश्किल नहीं है। एक ऐसी केस डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लास में, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि सर पता नहीं क्यों, लेकिन जब मेरी शादी हुई 3-6 महीने के बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को पापा कहना शुरू कर दिया। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमारे घर में जो हमारी बुआ होती है तो वो मेरी मम्मी की दीदी हुई है ना, तो बच्चे भी दीदी दीदी बुलाने लग जाते हैं, जबकि उनका रिश्ता बुआ का है जी, है ना। दीदी तो मम्मी की है ना, हाँ। मेरी तो बुआ है, लेकिन क्योंकि मम्मी दीदी बुलाती हैं, हमने उनको दीदी दीदी सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो अपनी बुआ को हम भी दीदी बुलाने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना जी, होता है। उसी तरीके से 7th हाउस में सन है, आप अपने हस्बैंड को पापा पापा बुलाने लग जाओ। अब आपको हंसी आएगी ये सुन के कि यार ये कैसे हो जाएगा। नहीं, आई कैन रिलेट, क्योंकि हमें अपनी बेटी को सिखाना होता है, तो मैं भी आई जस्ट कॉल माय हस्बैंड माय पापा। हाँ, अच्छा, हाँ। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। अब इसमें एक चीज और होती है, एक केस आया था उसका बताता हूँ जी। हमारे यहाँ, आपको सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, चलो आपने उसको वेरीफाई कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत से लोग इसको कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा स्ट्रेंज सा है ये जी। लेकिन ये स्ट्रेंज नहीं है, इसकी रेमेडी सदियों से होती आई है। आप लोगों ने पुराने समय में अपने बड़ों को कहते सुना होगा, चुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा, जी, बोलते थे नहीं बोलते थे? बिल्कुल। तो वो क्या था? 7th हाउस सन की रेमेडी बाय डिफॉल्ट हो रही थी। अपने हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाना, पापा कह के बुलाना। किसके? उसके। तो आप बोल तो पापा ही रहे हो ना, साउंड तो पापा की निकाल रहे हो ना। यू आर एड्रेसिंग योर हस्बैंड बट यू आर साउंडिंग पापा, तो प्लैनेट तो यूज हो गया ना। सही बात है। इसको कहते हैं रेमेडी। ओके। इसीलिए बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं कि दाल चावल चीनी वाले उपाय नहीं बताते, दाल दे दो, चावल दे दो, चीनी दे दो। मैं नहीं बताता वो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उससे होता कुछ नहीं जी। आपको जब तक कोई रेमेडी आपके साइकोलॉजिकल इमोशंस को, आपकी साइकोलॉजी को चेंज ना करे, तब तक वो रेमेडी काम नहीं करती। आपके जीवन में कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई प्रेशर जो आपको मोटिवेट करे कुछ और अलग जो आपके नेचर में नहीं है वो करने के लिए, तब तक आपको वो रेमेडी काम नहीं करती। जैसे एक बार बताते हैं कि गांधी जी के पास एक पिता अपने बच्चे को लेके आया और उसने बोला कि ये बच्चा मीठा बहुत खाता है, इसको मीठा मना करो आप।
तो गांधी जी ने कहा मैं अगले हफ्ते आना तब मैं बोलूँगा। तो अगले हफ्ते पिता आया बच्चे को लेके, बोला बापू ये चीनी बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। तो गांधी जी ने बच्चे को बोला बेटा चीनी मत खाया करो। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया, बोला कि ये तो आप पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे, मैं तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आया हूँ, ये तो आप पहले भी बोल सकते थे। बोले बोल सकता था, लेकिन जब ये पिछली बार आया था तब तक मैं चीनी बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था। अब जब आपने मुझे बोला तो एक हफ्ते मैंने पहले खुद चीनी छोड़ के देखी, मैं छोड़ पाया तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू भी छोड़ दे। बिल्कुल सही। तो रेमेडी के पीछे जो कन्विक्शन है वो बहुत जरूरी है। रेमेडी मैकेनिकल नहीं हो सकती। भगवान आपके किसी चीज का भूखा नहीं है, उसे ना दाल चाहिए, ना चावल चाहिए, ना चीनी चाहिए, वो तो पानी भी नहीं पीता। ये तो हम हैं भक्ति भाव में उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमारे इमोशंस हैं, हमारे अंदर का कनेक्ट है जो हमें किसी ना किसी बहाने से उससे जोड़ता है। बिल्कुल सही है ना। अगर आप मैकेनिकली इस चीज को कर रहे हो तो कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। और ज्यादातर वो लोग जो रेमेडी को मैकेनिकली करते हैं उनको रेमेडी असर नहीं करती। फिर बाद में वो कहते हैं जो हमने तो बहुतों से पूछा था कुछ हुआ नहीं। कैसे हो जाएगा? आपने तो फॉर्मेलिटी करी थी जी। फॉर्मेलिटी से रिजल्ट नहीं आते, आपको वो अंदर जो है ना आपने उसको करना पड़ता है। आपको अपनी कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई पैटर्न आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो आपके कोई भी रेमेडी काम करती है। बिल्कुल ठीक है। तो 7th हाउस सन से आप बता सकते हो किसी को कि भाई तेरे 2 नहीं तेरे 3 बच्चे हैं, क्योंकि बीवी को भी बच्चे की तरह ही तुझे रखना पड़ेगा। एंड दिस इज द ओनली रेमेडी विच गिव्स यू हैप्पीनेस इन योर मैरिड लाइफ। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब इसको देखने में कि 7th हाउस सन है और ये रेमेडी अगर किसी को देनी है तो आपको कितनी देर लगेगी? सेकंड्स। 7th हाउस सन ही तो देखना है। सेकंड्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज को, क्योंकि ये 6, 7, 8 हाउस जो है ना ये डिफिकल्टीज के हाउस है। एग्जैक्टली। तो यहीं पे मुसीबतें परेशानियां जो हैं वो यहीं की हैं। 3, 6, 8, 12 यही परेशानियां हैं सारी। आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम जो है, जो विलन बैठा है वो 3, 6, 8, 12 में ही बैठा है, इसलिए मैं 3, 6, 8, 12 का डिस्कशन कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए किसी का 8th हाउस में मून है। अब मैं आपसे कहता हूँ अच्छा बताओ जी ये पत्री है आपके सामने, इसमें 8th हाउस में मून है, ये देखने में आपको कितना समय लगेगा? कुछ सेकंड्स लगेंगे। बिंदास बोल देना कुछ भी हो, जिसका 8th हाउस में मून बैठा है सास बहू की कभी नहीं बनेगी। अरे ये जिंदगी के छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लोगों की जिंदगी है इसमें फंसी पड़ी है। ये बात तो है। वो एक लड़की है जो कहती है यार मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा ये क्या मतलब छोटी सी बात कर रहे हो, लेकिन जिसकी जिंदगी में है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो वही है, क्योंकि पूरा टाइम आपको अपनी मदर इन लॉ के साथ रहना है, हस्बैंड ने तो ऑफिस चले जाना है। ठीक है। अब जिस लड़के के चार्ट में जी मून 8th हाउस में बैठा है, वो अपनी पहली शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, तीसरी शादी कर ले, चौथी शादी कर ले, कोई शादी कर ले, टिकेगी सास नहीं, शादी टिक जाएगी। शादी का नहीं कह रहा मैं कि टिकेगी कि नहीं टिकेगी, सास बहू की नहीं बनेगी। बहुत से लोग मजाक में कहते हैं पत्नियां एक दूसरे की नहीं मिलानी चाहिए, सास बहू की मिलानी चाहिए। बिल्कुल सही है ना, हर घर का पंगा है ये। तो अगर कि बेटे के चार्ट में माएँ जो देख रही हैं वो देख ले जितनी माएँ देख रही हैं वो अपने बेटों की पत्रियों में देख ले, वो कितना ही पत्री मिलवा ले, बड़े से बड़े पंडित से मिलवा ले। ठीक है। और उन्होंने जो रेमेडीज, जो उपाय कराने हैं शादी से पहले करा ले, लेकिन अगर सास बहू की बन जाए तो मुझे एक बार बता दे कि देखो जी आपकी प्रेडिक्शन गलत निकली। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो ये नहीं होगा, सास बहू की इस घर में नहीं बनेगी। ओके। ये देखने में आपको कितनी देर लगेगी? कुछ सेकंड्स। खत्म बात। अगर यही चार्ट में फीमेल का चार्ट हो तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? भाई मम्मी तो मम्मी है ना। हाँ। मेरी मम्मी हो या मेरी वाइफ की मम्मी हो, मम्मी तो मम्मी है, कहानी तो सेम ही है। अच्छा। ठीक है। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है, नाम नहीं ले सकता, नाम किसी का भी नहीं लेता, मैं किस्सा बता रहा हूँ सर। मेरे लिए ये किस्से ही हैं, मतलब उनकी तो ज़िंदगी है, लाइफ है, लेकिन मेरे लिए ये स्टोरीज हैं जो मेरा बंडल है। उन्होंने मेरे से अपनी पत्री दिखाई, कंसल्टेशन ली, और उन्होंने ये बोला कि जी मेरी मदर इन लॉ के साथ
नहीं बन रही। तो मैंने उनकी पत्री में देखा तो मेरे को दिखा कि इसकी मदर इन लॉ मतलब मून विल बिकम अ रीजन फॉर डिवोर्स। ओके। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ हो अनफॉर्चुनेट किसी के साथ तो कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट तो बनता है ना, कोई ना कोई आदमी रीजन तो बनेगा ना। तो उस पत्री में मून रीजन बन रहा था। ठीक है, तो झगड़ा होगा तो किसी ना किसी कारण होगा ना। अब झगड़ा मून की वजह से हो रहा था। तो उन्होंने बोला जी मैं अपनी मदर इन लॉ से बड़ी दुखी हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा जी ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ये थोड़ा बहुत उपाय जो बता देता हूँ उससे कुछ मैनेज हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप बोला कि क्या हम फैमिली से अलग हो जाएं, जॉइंट फैमिली से सिंगुलर फैमिली में आ जाएं। मैंने कहा अगर आप कर सकते हो तो कर लो। दुबई में रहती हैं वो, तो उन्होंने अपना अलग घर ले लिया, अफोर्ड कर सकती थी वो। उन्होंने घर अपना मेरे से पूछने के बाद अपना अलग बसा लिया। 2-2.5 साल के बाद मेरे पास फ़ोन आया, तो कह रहे हैं सर मैंने आपसे 2.5 साल पहले प्रेडिक्शन ली थी और आपने जो है रेमेडी बताई थी कि मदर इन लॉ से अलग हो जाओ तो डिवोर्स नहीं होगा। मैंने कहा हाँ बताया था मैंने। तो कह रहे हैं सर लेकिन मेरा डिवोर्स हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि ट्रिगर जो है इवेंट वो मून ही कर रहा था। तो मून ने ही कोई ना कोई करा होगा काम। तो मून तो मम्मी को तो उसने छोड़ दिया अपनी मदर इन लॉ को, उनसे अलग घर बसा लिया। लेकिन पत्री जो है ना वो बायस्ड नहीं है, ग्रह बायस्ड नहीं है, ग्रह अपना काम करते। तो ग्रह ने कैसे काम किया वो सुनिए। 1 साल के बाद उनके पिताजी पूरे हो गए, दिल्ली में कहीं रहते थे। अब मम्मी इस उम्र में अकेली हो गई। तो बेटी ने कहा मम्मी आप आ जाओ। भाई माँ को अकेला कैसे छोड़ दे। तो बेटी ने कहा मम्मा आप मेरे पास आ जाओ। तो माता जी दुबई चली गई। तो मदर तो फिर भी हाजिर हो गया ना, ये तो है। मून तो आई गई ना, बस हो गया उसके बाद। क्योंकि डिवोर्स कराने के लिए मून चाहिए। ट्रिगरिंग पॉइंट जो है आपके चार्ट में मून से आ रहा है, तो मून तो आएगी ना। आपको लगता है कि ये उसकी मम्मी है तो वो अच्छा बिहेव नहीं कर रही, मेरी मम्मी आएगी तो अच्छा करेगी, ऐसा नहीं है। प्लैनेट प्लैनेट है। अगर डिवोर्स होना है और मून उसका रीजन बनना है तो ये वाली मम्मी या वो वाली मम्मी आएगी। मम्मी ये आपको सोचना है कि आपने ये वाली मम्मी से कराना है कि वो वाली मम्मी से कराना, लेकिन रीजन मम्मी बनेगी। ये कैसे पता लगेगा पत्री में जी। डिवोर्स कराता है हमेशा केतु। अच्छा ठीक है। अब जो लोग अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे यहाँ समाज में बहुत होने लग गया, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका डिवोर्स कौन ट्रिगर करेगा ये देखना है। 10 सेकंड में आप बता सकते हो किसी को भी कि ये रीजन बनेगा तुम्हारे इस चीज का। बताऊं कैसे? जी बताइए। केतु जहां बैठा है उससे पीछे वाला प्लैनेट कारण बनेगा। अच्छा। बस मान लीजिए केतु 10वें भाव में बैठा है जी। और डिवोर्स का प्रॉमिस होना चाहिए कि होगा। ठीक है। केतु 10वें भाव में बैठा है, 9वें भाव में मून बैठा है, तो माँ बनेगी। माँ बनेगी। यही अगर सन बैठा हो तो पिता पापा बनेंगे। सन बनेगा। हो सकता है समाज में स्टेटस को लेके डिस्प्यूट पड़ जाए, क्योंकि समाज में सन स्टेटस को भी बताता है। जी। ठीक है। तो सन का रूप कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टली पापा को कह देना, डायरेक्टली मम्मी को कह देना, इमोशनल रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन उस इमोशनल रीजन को ट्रिगर करने के लिए कोई तो लाइफ में आएगा। तो या तो मदर लाइक पर्सनालिटी आपकी लाइफ में जो भी होगा, दैट पर्सन विल बिकम अ रीजन। सन होगा तो फादर और फादर लाइक पर्सनालिटी इन योर लाइफ विल बिकम अ रीजन। ओके। मंगल है तो छोटा भाई, है ना। मरकरी है तो छोटी बहन। कोई ना कोई तो ट्रिगरिंग पॉइंट देगा। कैसे देखोगे? केतु से पीछे घर में कौन है, बस वो ट्रिगर करेगा आपकी इवेंट। और ये फॉर्मूला सब पे लगेगा। ये तो बाई चांस हम नेगेटिव इवेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव इवेंट भी होनी है जी तो भी ऐसे ही होगा। जैसे शादी या कोई भी सेलिब्रेशन जो है वो हम किससे देखते हैं? हमारे घर में पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे होता है? वीनस से होता है जी। शुक्र। ठीक है। तो पार्टी टाइम जो है वो शुक्र का है। आपके घर में खुशियां जो आती हैं, सेलिब्रेशन जो होते हैं, बर्थडे मनाओ, शादी करो,
पार्टी करो, जो भी करो, वो सब वीनस है। ठीक है, तो उसका रीजन हमेशा कौन बनेगा? जो वीनस से पीछे प्लैनेट बैठा है वो करेगा। अच्छा, मान लो लड़की शादी के लिए नहीं मान रही, वीनस के पीछे कोई प्लैनेट बैठा होगा, उसको बोलो, इसको बोलो कि शादी कर ले, उसकी बात वो मान लेगी। अच्छा, ट्रिगरिंग पॉइंट है भाई, पीछे वाले की बात मानी जाएगी ना। तो जो पीछे बैठा है अगर वो पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव इवेंट करा लेगा, पीछे वाला नेगेटिव इवेंट लेके बैठेगा तो वो नेगेटिव इवेंट करा लेगा। तो लड़की शादी के लिए मान नहीं रही, सन पीछे है, सन को बोलो, पापा को बोलो, बेटी को बोले शादी कर ले, वो मान जाएगी। फादर विल बिकम अ रीजन फॉर हर मैरिज, पापा ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो किसी भी भाव में हो, अगर ये कहीं पे भी हो, पत्री में किसी भी हाउस में हो, पिछला घर अगले घर को ट्रिगर करता है। अब सूत्र बता दो, सीक्रेट बता दो इसका क्या? बिल्कुल। सीक्रेट सिर्फ इतना सा है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो अच्छे से सुन लें और समझ लें। हर प्लैनेट से अगला घर उसका भविष्य होता है। ओके। और हर प्लैनेट से पिछला घर उसका पास्ट होता है। तो हम सब पास्ट से आए हैं और फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका जो भी प्लैनेट आप देख रहे हो उसकी जर्नी है। किसको सुनोगे, किसकी अडॉप्शन लोगे और आगे किस तरफ जाओगे। आपको बताता हूं, जैसे बहुत से लोग 1 मिनट प्रेडिक्शन करनी है ना, तो मैं आपको एक क्विक सूत्र बताता हूँ। सब लोग जितने बैठे हैं इसको सुनिए और मैच करा के देखिए। लड़के जितने हैं वो जुपिटर को देखें। ओके। जुपिटर के आगे मून है, लड़का इमोशनल होगा। आपके हस्बैंड कैसे होने वाले शादी से पहले बता सकते हो आप। लड़का कैसा है, जुपिटर के आगे मून है, लड़का जब बात होगी मम्मा के पास जाएगा, मम्मा देखना जरा, मम्मा है ना, उसको दिखता कौन है सबसे पहले? मम्मा दिखती है। ठीक है, जुपिटर के आगे सन है तो वो पापा के पास जाएगा, है ना। या उसके दिमाग में हमेशा क्या होगा, मुझे नेम फेम चाहिए, सन का ही एट्रीब्यूट है ना। तो मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, तो मेरा जुपिटर के आगे सन है, तो आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल विद द रेपुटेशन ऑफ माइंड, कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, मेरे ऊपर कोई दाग ना लगाए। सन के पास नाम, यश, कीर्ति है ना, यही सब चीजें होती हैं जी। जुपिटर के आगे मार्स है, तो आपको लगेगा लड़के सब कुछ पालू, मेरे को हर चीज को ग्रैब करना है। मंगल है ना, तो ताकत का इस्तेमाल करना कोशिश करेगा वो। तो उसमें मिनिमम से मिनिमम क्या होगा, आप लाउडली बोलोगे, ये मिनिमम है, कम से कम। और ज्यादा में तो हाथ पैर भी चला सकते हो है ना। तो जुपिटर से आगे का प्लैनेट जो है वो आपके माइंडसेट के बारे में बताता है। जुपिटर के आगे मरकरी है, हमेशा दुविधा में रहेगा, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, ये करूं या वो करूं, पहले समझता हूं फिर बात करूंगा। ओके। वो मैनेजमेंट की बात करेगा हमेशा, इसको ऐसे मैनेज कर लो, इसको ऐसे मैनेज कर लो। दूसरों को एडवाइस देने में बहुत अच्छा होगा, अपनी एडवाइस के लिए खुद किसी तीसरे को ढूंढेगा कि मुझे बताओ क्या करना है ठीक है। जुपिटर के आगे वीनस है, द पर्सन विल ऑलवेज थिंक अबाउट मनी और गर्ल्स। ओके। उसको दिखता कौन है, पैसा दिख रहा है या लड़कियां दिख रही हैं, तो और क्या देखेगा, यही सब देखेगा, है ना। तो मनी माइंडेड होगा, उसको धंधा है, पैसा बन रहा है तो जाते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो प्रायोरिटीज होती है ना हमारी, हम अपना काम जो भी करते हैं तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। बिल्कुल सही। कि भाई ये हमारा है, हम ये करेंगे, ये होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिसका जुपिटर के आगे वीनस होगा वो आर्ट लवर होगा, पेंटिंग्स देखेगा, नेचर को पसंद करेगा, है ना, गर्ल्स के पीछे जाएगा, पैसे के पीछे जाएगा, ये सब उसके शौक होंगे, शौकीन होगा। आप अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो आर्टिस्ट होगा, क्रिएटिव होगा, कुछ इस तरीके का उसमें फ्लेवर होगा जी। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा आर्ट है, तो वो वीनस कौन से हाउस में बैठा है, आप थोड़ा सा अगर रिलेट करो तो वहाँ पे और थोड़ा डीपन भी जा सकते हो। जैसे मान लीजिए जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, ठीक है, तो आर्ट लवर तो होगा, लेकिन वो आर्ट कौन सी होगी, सेकंड हाउस है ना, तो बोलने वाली आर्ट होगी। ठीक है, या वो फ्लूट बजाएगा, बांसुरी बजाएगा, क्योंकि मुंह से बजती है, गाना गाएगा, क्यों, गाना गले से गाया जाता है। ठीक है ना, तो जितने भी मुंह से बजने वाले बाजे हैं, साज जितने भी हैं, चाहे वो ट्रम्पेट हो, चाहे वो सेक्साफोन हो, चाहे वो बांसुरी हो,
है ना, ये सारे जो है वो यूज कर सकता है, बहुत अच्छे कर सकता है। उसके गले में आर्ट होगी तो वो बोलेगा बहुत अच्छा, बहुत मीठा बोलेगा, लोग उसकी बातें सुनने के लिए अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, और वो पैसा भी बोलने से ही कमाएगा। ओके, ठीक है, तो सेकेंड हाउस पैसे का होता है ना, तो पैसा भी तो देखना है। सही बात। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीनस को जुपिटर से अगर नेक्स्ट हाउस में है तो देख सकते हो, और जिसके चार्ट में है देखिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत है, पता ही नहीं लगता, मुझे फीडबैक ही नहीं आता जी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का जुपिटर के आगे सैटर्न है, उसको काम बोल दो, देखता हूँ, समझता हूँ, करता हूँ, कल करता हूँ, ऐसे करता हूँ, इंस्टेंटली खड़ा होके काम नहीं करेगा, टालेगा, लथार्जीनेस होगी, सोचेगा, समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, ट्यूबलाइट की तरह। हम उसको अक्सर बोलते हैं ना, कुछ लोग ट्यूबलाइट होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट नहीं होते वो, अंदर ना जो भी आपको बताया जा रहा है, वो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी वो उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। प्रोसेस में टाइम लगता है, वो ट्यूबलाइट नहीं है, लेकिन उनको प्रोसेस में टाइम लग जाता है। तो प्रोसेस करने वाले लोग हैं कौन? जुपिटर के आगे सैटर्न। लेकिन ये लोगों की सबसे बड़ी खासियत है, ये खाली नहीं बैठते, ये हमेशा काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। क्यों? इनको क्या देख रहा है? कर्मा। तो या तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले वर्कोहॉलिक किस्म के लोग होंगे, या ये लथार्जी वाले होंगे, प्रोकास्टिनेशन का शिकार होंगे। डिपेंड करता है कि सैटर्न अच्छा है या सैटर्न बुरा है। अगर सैटर्न अच्छा है तो वर्कोहॉलिक होंगे, और सैटर्न बुरा है तो प्रोकास्टिनेशन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको वेल्थ लाइफ में सैटर्न नहीं देने वाला है। अच्छा, मैं अगली सीरीज में आपके जो अगला पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें मुझे याद दिलाना, मैं हाउ टू अर्न मनी वाला बताऊंगा कि आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी कहाँ से है, कैसे करनी है। ओके, उसके सूत्र आप लोगों को बता दूंगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैनेट्स की प्रेडिक्शंस हम लोग, इसको करने में आपको कितनी देर लगेगी? फ्यू सेकेंड्स। 1 मिनट प्रेडिक्शन का यही कमाल है जी। आप ऐसे सैकड़ों प्रेडिक्शन कर सकते हो और एक भी गलत नहीं जाएगी। ऑप्शंस उसमें रहते हैं, आइदर ये, आइदर वो, आइदर वो। जैसे एक पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात करी थी तो उस पर कुछ कमेंट भी आए थे कि ऐसा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ ऐसा कब नहीं होता। एक हम लोगों ने बात करी थी सन एंड थर्ड हाउस की, उस पर बहुत कमेंट आए लोगों के। देखिए, सन जब भी थर्ड हाउस में होगा तो छोटे भाई से या छोटे भाई को सुख नहीं होगा। ओके, ठीक है, मेरा भाई है, मेरी उससे बनती भी बहुत अच्छी है, हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, रहता कहाँ है? वो रहता तो कैलिफोर्निया में, तो आपके लिए तो बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है। भगवान ना करे आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके वो किसी काम आने वाला है? फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, लेकिन रात को आपके पेट में दर्द हो तो आपको हॉस्पिटल लेके जा सकता है? नहीं। भाई तो बहुत अच्छा है ना, हमदर्दी भी है, प्यार भी है, रिश्ता भी है, अच्छे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गैप आ गया ना। तो या तो फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं दो भाइयों के बीच में गैप आएगा। लंदन में बैठा है तो बढ़िया है ना, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, 15 दिन महीना साथ रह के देखो, पता लग जाएगा। बिल्कुल सही। ना लड़ बैठो तो मुझे बता देना। जब तक दूर हो तब तक ही अच्छे हो। बिल्कुल। इफ यू हैव अ सन इन थर्ड हाउस, या तो छोटा भाई होगा नहीं, या तो छोटे भाई के हालात खराब होंगे, या छोटा भाई आपके साथ नहीं रहेगा, या उसकी तबीयत खराब रहेगी, या आपके उससे रिश्ते खराब होंगे, या एक दूसरे से इतने दूर होंगे कि साल में एक बार ही मिलना होगा। रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तो सब चीजें नहीं होती, कहीं प्लैनेट जो है एक जगह पे कहीं कोई दिक्कत देता है, कहीं कोई एसेंस अपना छोड़ देता है। बस अगर सन थर्ड हाउस है तो इनमें से कोई ना कोई एसेंस जो है वो अपना छोड़ देगा। ओके। प्लैनेट अपना काम करता है, छुट्टी पे नहीं जाता। 7 प्लैनेट हैं, 9 राहु केतु 2 मिला लो तो 9 हो जाते हैं। 7 में से या 9 में से कोई भी प्लैनेट 10 सेकंड के लिए भी आपकी जिंदगी में छुट्टी पे नहीं जाता। सब प्लैनेट काम कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी में भी तो सारे प्लैनेट हैं, तो वो छुट्टी पे जाता है? कोई भी नहीं। तो अगर एक भी छुट्टी पे चला जाएगा तो आप बचोगे? नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो प्लैनेट छुट्टी पे नहीं जाता। हम रेमेडी जिसको करते हैं, रेमेडी हम उसकी करते हैं जो प्लैनेट आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा,
हम उसका कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट करने को दे देते हैं, उससे आपकी रेमेडी हो जाती जी। है। इतना ही है हमारा काम, सिर्फ इतना ही है। हम बदल नहीं सकते किसी की ज़िंदगी, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर उसको कोई प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग, तो उससे कोई ऐसी इवेंट करा ली जाए, उससे कोई ऐसी एक्टिविटी करा ली जाए जिससे कि उसका प्लैनेट नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाए। इतना ही कराना है। चाहे वो चुन्नू के पापा बुलवाना हो, वो भी रेमेडी है ना? बिल्कुल सही। ऐसे ही होता है, इसी को रेमेडी बोलते हैं। ओके। दाल चावल चीनी की रेमेडी काम नहीं करती। आप हमेशा यही कहते हैं। मेरा तो स्लोगन है, दाल चावल चीनी वाली रेमेडी काम नहीं करती। 10 में से 2 की कर गई तो उसको करना थोड़ी बोलते हैं। सर, हमारी कुंडली में 8th हाउस सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना, डराने का भाव बना रखा है लोगों ने। तो अगर वहां पे हमारा वीनस हो, शुक्र हो, तो क्या प्रेडिक्शन आप देंगे? पहले तो 8th हाउस को समझ लीजिए कि वो है क्या। जी। जिसको डराने का टूल आपने बोला ना बना के रखा हुआ है, वो डराने का टूल क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जी। आपके जितने भी पत्री के हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का रिकॉर्ड है बेसिकली, है ना? हम तो ज्योतिष में यही मानते हैं। तो अगर रिकॉर्ड खराब है तो इस बार रिकॉर्ड तो खराब ही रहने वाला है, ठीक है? लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। 8th हाउस जो है वो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी है। आपके पिछले जन्म का जो सबसे बुरा दुश्मन जो भी आपका है, जिसके साथ आपने सबसे ज़्यादा पिछले जन्म में पंगे लिए हैं, इस बार वो आपके 8th हाउस से कनेक्ट हो जाएगा। ओके। और जब 8th हाउस से कनेक्ट हो जाएगा तो आपके जीवन की दशा दिशा सब पलट के रख देगा। अच्छा। ये वो लोग हैं जो शैतान से साधु बन जाते हैं। आपने स्टोरी सुनी है ना हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की। हमारे ऋषि वाल्मीकि पहले डाकू थे जी। और वो बाद में फिर ऋषि बन गए। कैसे बन गए? बिना 8th हाउस के तो नहीं बन सकते। सही बात। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिना 8th हाउस के नहीं होता। और ज़िंदगी में एक बार ऐसा समय हर एक के आता है जब उसकी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल जाती है। जैसे डाकू से कोई ऋषि बन गया, है ना? बहुत सारे लोग आप लोगों ने आपने ऐसे देखे होंगे जो कल तक गुंडे बन के घूमते थे, आवारा बन के घूमते थे, और आज उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। एग्जैक्टली। जैसे कल तक वो बेफिक्रे फुकरे की तरह घूमते थे, आज वो कामकाजी हो गए। कामकाजी हो गए। कल तक जो लड़ते झगड़ते रहते थे, आज सबसे प्यार से बोलते हैं। जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बिना 8th हाउस के तो हो नहीं सकता। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए। तो आपकी पत्री में 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। अच्छा। इसका एक जो नियम है ये है, आप अगर पुरानी कथाओं में जाओ तो एक हमारे यहाँ कथा है जिसमें समुद्र मंथन किया गया था। एक तरफ देवता थे, दूसरी तरफ राक्षस थे। शेषनाग को रस्सी बनाई और समुद्र मंथन किया। जी। अगर आपको 8th हाउस को अच्छे से समझना है तो वो समुद्र मंथन की कथा को समझ लीजिए। वो कथा नहीं है, वो 8th हाउस की स्टोरी है। उसमें क्या होता था, एक बार विष निकलता था, एक बार अमृत निकलता था। ऐसे ही होता था ना। कुछ 14 चीज़ें निकली थी जिसमें से जहर भी एक निकला था जो महादेव के कंठ में गया आखिरी में। तो एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ निकलती है। तो अच्छी अच्छी सब देवताओं को जा रही थी, बुरी बुरी सारी राक्षसों को जा रही थी। तो फिर अरे यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर वो एक राक्षस जो है वो देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया। विष्णु जी ने देखा, गला काट दिया, तो वो एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। ये स्टोरी है जी। तो जिंदगी आपकी 2 हिस्सों में बटी हुई है। जैसे राहु बटा, जैसे केतु बटा। एक अच्छा और एक बुरा। एक अच्छा और एक बुरा। एक कहता है भगवान के पैरों में पड़ जा, दूसरा कहता है भगवान है कौन। राहु क्या कहता है? हु इज गॉड। राहु ईश्वर को नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है, और केतु सिर्फ ईश्वर को मानता है। तो आपकी जिंदगी में एक हिस्सा अंधेरा और एक हिस्सा उजाला, ये 8वां घर देता है। अब अगर आपने पहले अंधेरा देख लिया तो बाकी आधे जिंदगी आपको उजाला मिलेगा, और पहले उजाला देख लिया तो बाकी जिंदगी अंधेरा मिलेगा। जी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में एक चीज तो कॉमन है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बिल्कुल सही। तो ट्रांसफॉर्म होने का मतलब ये नहीं कि अच्छे के लिए हो रहे हो, बुरे के लिए भी हो सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करिए कि जब 8th हाउस आपकी जिंदगी में आए तो अपने आप को संभालिए,
किसी अच्छे ज्ञानी इंसान से मिलिए, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मदद करेगा, जिससे आप ये आसानी से कर सको। ओके। जो आपकी पत्री में 8th हाउस देता है वो दुनिया का कोई और नहीं दे सकता। अच्छा। 8th हाउस से हम अनअर्न्ड इनकम भी देखते हैं। 8th हाउस सब कुछ छीन लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब देने पे आता है ना, तो 8th हाउस वो देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइन आ जाता है आपकी मदद करने के लिए। आप अगर अमिताभ बच्चन की पत्री में ध्यान से देखोगे तो उनकी पत्री में 4-5 ग्रह 8वें में बैठे हुए हैं। अच्छा। सन भी वहीं बैठा हुआ है, जो सबसे बुरा 8th हाउस में माना जाता है। बाकी भी प्लैनेट सब वहीं पे बैठे हुए हैं। 8th हाउस का सन है, ये तो बुरा है, अच्छा तो है नहीं, तो फिर उनका इतना नाम कैसे है? ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज देखा। एक समय था जब उनके फाइनेंशियल सब खत्म हो गए थे, बंगला बिकने पे आ गया था, बहुत बुरे हालात हो गए थे। वहाँ से ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई दोबारा। अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है, पहले पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते थे, अब उनके घर में रोज़ पूजा पाठ नियम से होती है, जो भी है, जो भी उन्होंने सिस्टम। तो उन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक आदमी बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, नशेड़ी है, और एकदम से वो एकदम ट्रांसफॉर्म होके एकदम ऐसा, हमारे में कहते हैं शबीबा बच्चा जिसको होता है ना, बढ़िया बच्चा बन गया, तो वैसा सा हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग आपको समाज में देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, शैतान से साधु बन गया। हाँ, ऐसा होता है। और ये जितने भी, इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और कल्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं, ये सब अपने बुरे दौर को झेल के ही यहाँ आए हैं। इन्होंने अपने को वहाँ से निकाला और अब दूसरों को निकालने का रास्ता बताते हैं। आप न मरिए, स्वर्ग ना मिलिए। तो हम लोग सब मर के आए हैं वहाँ पे। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप पूछिएगा उनसे कभी, सबने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बहुत बैड पैच लाइफ का देखा है और वहाँ से निकल के वो आए हैं। तो दैट इज़ 8th हाउस। अपनी खुशी से यहाँ कोई नहीं आता, ठीक है? तो जब 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो डरिए मत, आपको बदलने के लिए आया है, बदलने के लिए तैयार हो जाइए। कौन बदलेगा? जो प्लैनेट 8th हाउस में बदला है वो प्लैनेट आपको बदलेगा। अच्छा। कौन बदलेगा? मेरे घर में अगर कोई चेंजेस करने तो कौन करेगा? मैं ही तो करूँगा ना। तो जो प्लैनेट 8th हाउस में बैठा है वो प्लैनेट आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आएगा, आपको निचोड़ेगा, बुरी तरीके से तोड़ेगा, मरोड़ेगा, जो उसने तकलीफ देनी है सारी तकलीफ आपको वो देगा और आपकी ज़िंदगी बदल के रह जाएगी। तो आप अगर मेरे से पूछो जी कौन सा प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, 1 मिनट में प्रेडिक्शन करनी, बताओ जरा फटाफट से, कौन करेगा? अगर वीनस है तो वीनस, जो भी बैठा है 8th हाउस में। बस हो गया, 1 मिनट प्रेडिक्शन हो गई। कितनी देर लगेगी इसमें? कुछ सेकंड्स, मिनट भी नहीं लगता जी। तो ऐसी ही कुछ टेक्निक्स डेवलप करी हैं जिनमें बहुत शॉर्ट में खटाखट प्रेडिक्शंस होती है। तो सर ये तो आपने कह लीजिए एक क्विक, एक छोटा सा रिकैप दे दिया, एंड हम अब इस पे और डिटेल में बात करेंगे ब्रीफ में, जो क्योंकि भाव रह गए, कुछ भाव हमारे रह गए, कुछ प्लैनेट्स रह गए, तो हम आगे भी इसको आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे आपके इस साथ। पे मेरी ऐप में वीडियो कोर्स है पूरा। ओके। जिसने लेना है वो ऐप से जाके ले सकता है, डेफिनेटली, BNN Pro के नाम से। ओके। तो अगर आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर फुलफिल करेंगे। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई कोर्स से डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके वहाँ पे अपने कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।